यहाँ पर उपस्थित आचार्य बंधु भगिनी, आज का जो मेरा इन हाउस ट्रेनिंग का टॉपिक है टीचिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेटजी ऑफ मैथमेटिक्स इन सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल। लगभग दोनों टीचिंग स्ट्रेटजी मैथमेटिक्स का सिमिलर होता है। अब इसको शुरू करने से पहले मैं अपने से जुड़ा हुआ एक कहानी आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं एमएससी पास किया था, जस्ट उस समय मैं एक 10+2 स्कूल में पढ़ाने गया। वहाँ से प्रिंसिपल महोदय बात किए, ये देखे कि यंग है, आप पूछे कि किस क्लास में आप पढ़ाना चाहते हैं। तो हमने बोल दिया कि 11, 12, 9, 10 सभी पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने 11th क्लास में मुझे इन करा दिया। खिड़की से वो देख रहे थे और मैं इन कर गया। और बच्चे 60-70 बच्चे बैठे हुए थे, जैसे आप बैठे हुए। क्लासरूम में ऐसे कुर्सी लगी हुई थी, डिजिटल क्लास बोर्ड था, डिजिटल था। और मैं गया तो हेजिटेशन था मेरे अंदर। स्ट्रेटजी की तो बात ही नहीं हो सकती है वहां पर, क्योंकि मेरे अंदर इतना भरा हुआ था कि हम बोलते कुछ और बोल देते कुछ, इस टाइप से हो रहा था। फिर हमने बोर्ड पर देखा, तो बोर्ड पर देखने के बाद इधर भी उलट के मैं देखता ही नहीं था बच्चे क्या कर रहे हैं। अब जैसे तैसे मैं अपने क्लास को निकाला, बगल से प्रिंसिपल देख रहा था। निकलने के बाद बोल रहा है कि ठीक है, आप दूसरी जगह देखिए। मैं वहां से निकल के चला गया। उसके बाद फिर मैं दूसरे स्कूल में गया। वहां पे तुरंत मैं 1 घंटा के बाद ही गया था, तो वहां पर कोई हेजिटेशन नहीं था। तो वहां पे जैसे तैसे वो सिलेक्ट कर लिया कि चलो ठीक है भाई, एक क्लास आपको देंगे। तो एक क्लास देने लगे। फिर मेरा धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद हेजिटेशन खत्म हुआ, टाइम लगता है। उसके बाद अपना टीचिंग स्ट्रेटजी शुरू होता है। उसके बाद कौन सा चैप्टर को पढ़ाने के लिए हर एक चैप्टर का पार्टिकुलर टीचिंग स्ट्रेटजी होता है। जैसे मैथमेटिक्स को पढ़ाने का एक कॉमन टीचिंग स्ट्रेटजी है, वैसे ही हर एक चैप्टर इंडिविजुअली भी टीचिंग स्ट्रेटजी है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि मैथ्स का टीचिंग स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी। पहला पॉइंट है आप लोगों का, फोकस ऑन बिग पिक्चर विद वेल राउंडेड मैथ्स एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये कि जैसे कि हम लोग सर्कल पढ़ाते हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं सर्कल 2D सर्कल, और वैसा ही सिमिलर फिगर 3D में स्फीयर। अगर 2D में सर्कल का एरिया πr² ले सकते हैं, तो 3D में स्फेरिकल सिमिलर फिगर है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² हम लोग जानते हैं। तो इससे आप रिलेट करके बता सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सिमिलर फिगर था, ये सर्कल था 2D में, और 3D में क्या था, ये स्फीयर था। वैसे ही जिस क्लासरूम में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग कार्यक्रम चल रहा है, वह एक क्यूबॉइड का एग्जांपल है। अब रेक्टेंगल 2D और सिमिलर फिगर क्यूबॉइड हो गया। अब उस क्यूबॉइड का ये कितने फेस है, बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें कितने फेस है, तो 6 रेक्टेंगुलर फेस है। तो 6 रेक्टेंगुलर का एरिया अगर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। अब 6 रेक्टेंगुलर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबका डिफरेंस है, तो लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब 6 फेस है, 6 रेक्टेंगुलर फेस है, उसके टोटल एरिया को हम जोड़ दे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। तो अगर LBH ले ले तो LBH ले ले तो LB 2 into LB plus BH plus HL, इसलिए कि यह दोनों पैरेलल, फिर टॉप और बॉटम पैरेलल, फिर फ्रंट और बैक पैरेलल। तो इस टाइप से बता सकते हैं। दूसरी बात, अब 4 वॉल्स के बारे में हम जा सकते हैं। 4 वॉल्स में क्या हो जाएगा, अब 4 वॉल्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसमें क्या लेंथ और टॉप और बॉटम को हटा देंगे। अब हम लोग स्फीयर की तो बात हो गई। अब हम लोग सिलेंडर जैसे ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ हो गया, ये 2D हो गया। और इसको अगर फोल्ड करके
ये पिक्चर मेथड इसे फोल्ड कर दिए तो ये क्या हो गया है, सिलेंडर हो गया। तो अब नीचे का जो पार्ट था, ये नीचे वाला जो लेंथ था, अब वह सर्कल में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला लेंथ सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया 2D में LV हो गया, वैसे ही कर्व सरफेस है जो अब सिलेंडर क्या हो गया, 3D में आ गया। वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 3D में आ गया। अब टोटल की बात होगी तो टॉप और बॉटम को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वैसे ही जैसे कि आप कार्डबोर्ड का भी हेल्प ले सकते हैं या फिर इस पेज का भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, पेज का भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे इसमें है, अब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम रिवॉल्व करते हैं, बेस के अलोंग अगर रिवॉल्व करते हैं तो सॉलिड बनेगा। बेस के अलोंग रिवॉल्व करेंगे तो सॉलिड बनेगा। और यह कैसा सॉलिड बनेगा, कोन बनेगा। अगर परपेंडिकुलर के अलोंग भी अगर रिवॉल्व करेंगे तो कैसा सॉलिड बनेगा, वो भी कोन बनेगा और एक ही सॉलिड बनेगा, कोन। लेकिन इसके हाइपोटेनस के अलोंग अगर रिवॉल्व कराते हैं तो कितना सॉलिड बनेगा, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, लेकिन बेस के अलोंग करवाए तो एक सॉलिड कोन बना है, परपेंडिकुलर के अलोंग रिवॉल्व कराए तो एक ही सॉलिड कोन बना है। लेकिन अगर हाइपोटेनस के अलोंग इसको रिवॉल्व कराते हैं तो दो सॉलिड बनेगा, दो कोन होगा, दोनों का सरफेस एरिया अलग होगा, दोनों का वॉल्यूम अलग होगा, दोनों का रेडियस कॉमन होगा। अब उसके बाद इस टाइप से हम लोग बड़े पिक्चर के द्वारा हम लोग सोच सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। क्लासरूम का एग्जांपल लेकर के फिर ये कार्डबोर्ड का बना करके आप ले आ सकते हैं, बता सकते हैं। पिक्चर के हेल्प से आपको समझाने के लिए कैसा ये जनरली आप जो मेथड है मेंसुरेशन के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। दूसरा प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको कैसे प्रमोट किया जाए। हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं एज ए टीचर, क्लासरूम में इन किए और ये कॉमन, जैसा कि मैं पहले यूज किया करता था, मैं इस मेथड का यूज नहीं करता हूँ। कॉमन वे में हम लोग जो जैसा जो चैप्टर पढ़ाना है, बच्चों से किताब लिए या मेरे पास भी किताब हो तो क्या करते हैं, किताब पलट एक्सरसाइज शुरू हो गया। हाँ, एक्सरसाइज शुरू हुआ, 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा। बच्चे कॉपी निकाले, लिख रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, केवल लिख रहे हैं, कौन नहीं लिख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ चलो लिख रहे हो तुम ठीक हो, लेकिन उससे क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्टिविटी उसमें इंकरेज नहीं कर पाएगा कि हम भी कुछ करें। और यही है कि मैथमेटिक्स में निरस्ता लाता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स का बात कहा जाए, या हम लोग बचपन में थे तो मैथ्स का टीचर है, मैथ्स का प्रोफेसर है, तो सुनते ही रिस्पेक्ट आता था, लेकिन अंदर से निरस्ता आ जाता था कि क्या पूछने, कुछ पूछ ले उल्टा पुल्टा दे, इसलिए उनके आसपास भी जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उसमें रोचकता वाइस वर्सा वैसा ही है जैसा कि उसमें निरस्ता है, तो रोचकता लाने का तरीका टेक्निक होता है। अब जैसे क्लासरूम में हम लोग ये वाला जो मेथड कहें कि आए एक्सरसाइज स्टार्ट की, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया, फिगर ड्रा किया, आप बता दिए, बच्चे भी लिख लिए, काम कंप्लीट, घंटे लगे, हम लोग निकल गए। लेकिन अगर उसी में अगर हम लोग क्लासरूम में जाए, अगर क्लासरूम में गए, अब जैसे एक चैप्टर हम लोग को सर्कल पढ़ाना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि उस चैप्टर में सर्कल पढ़ाना है, सर्कल का थ्योरम्स है, उससे रिलेटेड आप 3-4 एग्जाम्पल्स उसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद, जब हम लोग को महसूस हो जाए कि 75% बच्चे अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब सब्जेक्ट में घुसे हुए हैं, तो हम लोग अब उस एग्जाम्पल के द्वारा
उसको बता देंगे। जैसे सर्कल का एक आर्क वाला थ्योरम है, the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle। यानी कि सर्कल का जो आर्क है सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनाता है वह 2 टाइम्स होता है एंगल सबटेंडेड सेंटर पर जो एंगल बनाता है सर्कमफ्रेंस पर के एंगल का 2 गुना होता है। इस बात से पहले हमको परिचित कराना है उसको कि सेंटर पर 75 डिग्री का एंगल बना तो सर्कमफ्रेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उसका आधा बनेगा। फिर ले सकते हैं 144 सेंटर पर बना तो फिर उसके बाद सर्कमफ्रेंस पर कितना बना आधा करके बता देगा। फिर तीसरी बार इस बात को रिपीट किया जाए, चौथी बार इस बात को रिपीट किया जाए तो जनरली हमारे 75% बच्चे इस बात को समझ जाए कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वह सर्कमफ्रेंस पर के एंगल का 2 गुना होता है। अब हम लोग थ्योरम में आ जाएंगे। इतनी बात हो तो विषय सब कुछ जान गया कि भाई सेंटर पर जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पर के एंगल का 2 गुना होता है। अब इस बात को हम लोग अब थ्योरम में हम लोग चले जाएं। अब थ्योरम में सर्कल खींच करके वही सेंटर मिलाना और प्रूव करना वो तो बार बार की बात है, लेकिन इससे 50% बच्चे थ्योरम्स कैसे सीख पाए खुद से सॉल्व करना, क्योंकि हम लोग को प्रमोट करना है तो सेल्फ स्टडी में ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग उस चीज को हम लोग पहले आप बोल करके वर्बली आप बता सकते हैं और देखिए कि कितने बच्चे, आप एक बार पूछिए कि कितने लोग कर पाएंगे इस चीज को। हो सकता है 50% बच्चे हाथ उठाए, हो सकता है 20% बच्चे हाथ उठाए, लेकिन आप देखिए अगर 20% बच्चे वो कर लेते हैं तो समझिए कि हाँ आपका जो वहां पर जो एनर्जी लगा है उसका यूज हुआ है। अगर हम आए क्लासरूम में और थ्योरम से स्टार्ट है तो थ्योरम्स का स्टेटमेंट लिखिए, थ्योरम का प्रूफ लिखे, चले सारे बच्चे लिख लिए, लेकिन उसमें मुझे नहीं महसूस होता है कि 10% बच्चे भी उसको दोबारा अगर करवाया जाए उस समय कि भाई बंद कर दो और फिर से आप कर दो तो नहीं कर पाएंगे। तो ये उसको नोट करना है, ठीक। engage students in collaboration plus communication, सहयोग की भावना होनी चाहिए। अब जैसे कि इसी एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा कि वह एक दूसरे को सहयोग कैसे कर सकते हैं। एक क्लासरूम में एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं, 2 कर लिए, एक बेचारा लगा हुआ है उस चीज को करने में। अब क्या होगा, वो दोनों आपस में बात करेंगे, उसको तो मतलब है नहीं कि भाई ये कहाँ जाए, तो आप ढूंढ करके आप देख सकते हैं इसका नहीं हुआ, चलो आप जी इसका हेल्प करो। वो हेल्प करने से क्या होगा, 2 बातें यहाँ पर। हेल्प करने से होगा क्या कि उसको भी ईगो पर ले जाकर मुझे बता रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे सहयोग कर रहा है। हो सकता है कभी उसको डांट भी दे, हो सकता है बच्चे का होता है, हो सकता है कभी उसको थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करे। मैं तुमको बताया था उसे, गुरु जी बताए थे कि इसको बता दो, हमें बताए थे, इससे उसको थोड़ा सा डाउनफॉल महसूस होगा। तो अपने आप में सोचा है कि मैं कैसे इसको इसके पैरेलल आ जाऊं। इस तरीके से क्लासरूम में भी आप घूम करके आप अगर एक बेंच पर 2 बच्चे अगर कर लेते हैं, अगर आप उसको इंटरचेंज करते, सीट को इंटरचेंज करके, चलो भाई हाँ होता क्या है सीट को इंटरचेंज में कभी कभी परेशानी हो जाती है कि उसको मतलब एडजस्ट करने में आपका 10 मिनट समय जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा हूं और ऑफन मैं इस चीज को करता हूं। जब भी आप कहेंगे डिसिप्लिन में बच्चे होंगे तब आपकी बात सुनते होंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो जनरली कंप्लेन आया कि बच्चों को जब ऐसे कराते हैं तो बात करते रहते हैं, तो कहेंगे आप बाबू यहाँ आ जाओ, आप वहां चले जाओ, इंटरचेंज कर दिए। अब वो उसके हेल्प से कर नहीं रहा है, अब आप घूम के देख भी रहे हैं तो इससे सहयोग भी हो जा रहा है और आपस में जो बातचीत है कम्युनिकेशन उसका उसमें किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, पढ़ाई में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस टाइप से सहयोग की भावना बच्चों में जगाना है, कम्युनिकेशन। तो सहयोग को कम्युनिकेशन में जो दूसरा बातचीत करता है वो बातचीत नहीं करता, इससे ये डेवलप किया जा सकता है। एम फॉर ग्रोथ एंड मैस्टरी, उसमें प्रभुता का जो ग्रोथ है
और एम, उसका जो एम है, देखिए क्लासरूम में सभी बच्चे अलग अलग स्ट्रेंथ के होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। जैसे कि हम लोग डिवाइड करते हैं, जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज अच्छा। तो इस 3 कैटेगरी के बच्चों में हम लोग कैसे ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, इंडिविजुअली ग्रोथ करना। अब कहें कि क्लास में तो 40 बच्चे रहते हैं, ये इम्पॉसिबल है कि इंडिविजुअली आप ग्रोथ कर पाए। लेकिन अदर सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पर से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन मैथ्स के क्लास में ऐसा नहीं होता है कि आप एक जगह स्ट्रेट होकर के बैठे हैं या पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चे आपकी बात को ले रहे हैं और वो ग्रोथ हो रहा है उसमें। एक कॉमन वे में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो भी बच्चे कोटा जाते हैं तैयारी करने या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तैयारी करने, तो एक बैच में 500 बच्चे बैठे रहते हैं, सभी जगह माइक लगा रहता है और यहाँ आए टीचर लेक्चर अपना दिए और 2-4-10 क्वेश्चन करके वो चले गए। क्या उससे इंडिविजुअली सबको फायदा होता है? नहीं होता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप एक शीट पर लिखिए और पोस्ट ऑफिस की तरह बना रहता है, बॉक्स बना रहता है, उसमें डालिए और 2 दिन के बाद उसका असिस्टेंट आएगा, क्वेश्चन करके आपको दे देगा, लीजिए बाबू आप जो क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन ये है। तो उसका सॉल्यूशन ये है। तो मार्केट में असाइनमेंट अवेलेबल है, जो कोचिंग वाला प्रोवाइड कराता है उससे ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब तो बहुत ही कॉमन है, उससे बड़े बड़े राइटर्स का बुक अवेलेबल है। तो आप क्लासरूम में इंडिविजुअली आप उसको उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको ग्रो करना है, तो उसके लिए 40 से 35 बच्चों का क्लास होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 40। आप क्लासरूम में घूम रहे हैं, अगर 2 बच्चा है तो उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप सहयोग दे रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा भी स्थिति आता है कि मैं घूमता रहता हूँ, अब देखता हूँ कि वो नहीं कर पा रहा है, उसको सपोर्ट करना है, उसको चलो बाबू आप इधर आ जाओ, आपको मैं करके बताया, उसकी कॉपी पे करके बताया, उससे उसकी इच्छा भी होती है कि हाँ गुरुजी मेरे पास आए बताया, मतलब उसको अंदर से इंकरेज करना, ये बातें इसमें आती हैं। यूज टेक्नोलॉजी टू एनहांस नॉट रिप्लेस, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना है इनहेंस करने के लिए, नॉट रिप्लेस। ये भी सिमिलर है, 4th वाला जो हम लोगों का था पार्ट, इससे ये सिमिलर है। तो सिमिलरिटी क्या है इसमें कि आप इंडिविजुअली उसको कराना पड़ेगा। इंडिविजुअली कराने का मतलब ये हुआ कि उसमें लगना पड़ेगा। 70 जब हम लोग जाते हैं क्लासरूम में तो हम लोग का यह एम होता है कि 75% बच्चे मैं जो बात बताता हूँ उसको ले पाए, उसको ले लेते हैं। मैं जो बात समझाया, क्लासरूम में गया, मैं पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वो समझ गए, जी बाबू समझ गया, हाँ जी पूरी समझ गया, लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन वो कर पाता है? मेरे जगह पर आकर के क्या वो बोल सकता है? और वो वैसा नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या है, इंडिविजुअली अलग अलग चैप्टर का अलग अलग टेक्निक है, टीचिंग स्ट्रेटजी, जो मैं पहले बताया हूँ कि हर एक चैप्टर का अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजी। जैसे हम लोग यहीं पर मैं इससे पहले मैं बताया था कि मैं 2 साल तक टेंथ स्कूल में काम किया था, वही जो स्कूल वाला हटाया था उसके बाद दूसरे यहाँ पर मैं आया, तो यही मेरा पहला क्लासरूम है। इसमें मैं जींस पैंट पहना था और टी शर्ट पहना था, मुझे जानकारी भी नहीं था कि आचार्य किसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इस रूम में मैं वहां पर बैठे हुए थे, बैग सैग लेकर वहीं पर बैठे थे, तो वहां पर प्रधानाचार्य जी आए और कहे कि ठीक है, वहां पर अभी उस समय टीचर का बहुत अभाव था, तो मुझे लीडर के लिए इस क्लास में भेज दिया गया। और उस समय कोई एजुकेशन था, लड़के लड़कियां दोनों बैठे हुए थे और सिलेबस एंड था, सिलेबस खत्म था और मुझे 10th का सिलेबस जानकारी नहीं था कि क्या पढ़ाना है। हमने आया तो इसमें पढ़ाया था, याद है मुझे, फंक्शन पढ़ाने लगा। तो सब सोचा कि फंक्शन हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया है या गलत पढ़ा रहे हैं क्या, कोई कुछ समझ नहीं रहा था। 2 बातें हैं, वहां पर बच्चे एकदम साइलेंट हो जाएंगे,
या तो उसको समझ में नहीं आया तो भी साइलेंट हो जाएगा, उसको समझ में आया नहीं आएगा तो साइलेंट बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी बात, उसको समझ में आए तो भी साइलेंट होता है, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात करना करेगा, नहीं समझ में तो साइलेंट है, उसको लगा कि बाउंस हो रहा है। तो कहा कि गुरुजी ये सिलेबस में नहीं है, हम कहे कि सिलेबस थोड़ा बताओ क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 11th क्लास में और 10th क्लास में कॉमन चैप्टर है, तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने बताया, सीक्वेंस बता दिया, सीरीज बता दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना शुरू कर दिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताना शुरू कर दिया, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब ये सब करें, ये सब क्या होता है, हम लोग तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं। तो हमने कहा कि देखो बाबू, 10th क्लास के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा। तब हम धीरे धीरे एडजस्ट हुए में, यहाँ पर 2-3 महीना यहाँ भी एडजस्ट होने में लगा था। बहुत सारा कंप्लेन कि क्या पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि स्ट्रेटजी अलग था, इसका स्ट्रेटजी अलग था। तो पार्टिकुलर जैसे कि हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाने जाते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर माइनस cosec, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस 3 से 15 फार्मूला बच्चों कैसे याद करा सकते हैं? अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दे ये फार्मूला 15 फार्मूला, तो उसको निरस्ता आ जाएगा कि 15 फार्मूला का बोझ है और इस कैसे याद करें, रटते रटते उसका दिन बीत जाएगा, फिर भी नहीं याद हो जाता है, पूरे सेशन में भी बच्चों को नहीं याद हो पाता है। लेकिन जिसको माइनस प्लस का ज्ञान अच्छा है तो आप उसको आप उसी समय बता सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो साइन स्क्वायर कितना हुआ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ, फिर साइन कितना हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर वैसे ही आप कॉस के लिए बता सकते हैं, कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर ले जाओ, फिर कॉस क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बता सकते हैं। इस टाइप से बता सकते हैं उसको, 15 फार्मूला याद कर लेना तुरंत उसी से। मैं ये सब मेरा एप्लीकेशन है, मैं इसका अप्लाई किया हूं, तो ऐसे याद कर लेते हैं। हाँ, फिर बाहर निकले तो भूल जाता होगा, अलग की बात है, क्योंकि जैसे लोग याद करते हैं वैसे ही भूल भी जाते हैं। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो गए क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अर्थमेटिक मतलब सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि एक बेंच रूम में लगा हुआ है, चलो भाई सीक्वेंस में बैठो, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, बेंच डेस्क सेकंड सीक्वेंस में रखिए। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन कैसे बनेगा, एक सर्टेन रूल को फॉलो करेगा तो प्रोग्रेशन हो जाएगा। जैसे कि सर्टेन रूल को फॉलो करें, जैसे कि हम लोग 2 लाल लगाया, 2 पीला बेंच, 2 पीला कुर्सी लगा दिए, फिर 2 लाल फिर 2 पीला, तो दो के कंसेक्यूटिव है इसका, तो एक सीक्वेंस को फॉलो करें, प्रोग्रेशन हो गया। इस टाइप से अगर प्रोग्रेशन बता दे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दीजिए। उसके बाद दूसरा रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन उसको दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला डेराइव कीजिए, फॉर्मूला पर 3-4 क्वेश्चन कीजिए। जब विषय का क्लियर हो जाए कि हाँ ये सारी बातें आ गया, बच्चे हमारे ऑर्डर में अब चल रहे हैं। अब जनरली हम भी क्लासरूम में, अब जैसे कि एसएसटी का क्लास चल रहा है, इंग्लिश का क्लास चल रहा है, बच्चे तो उससे पूरा इन्वॉल्व में एक्टिव है। अब एकाएक हम क्लासरूम में इन किए तो उसको यहाँ से उठा करके वहां पर कैसे डालना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, उसको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हम गए क्लासरूम में डायरेक्ट मेरा मैथ सब्जेक्ट हमको एसएसटी से क्या मतलब, जाकर के सीधे पढ़ाना, कभी नहीं वो पढ़ पाएगा। वो 10 मिनट तक एसएसटी की बात करेगा, तब जाकर के थोड़ा बहुत समझेगा, तब तक तो टन घंटी लग जाएगी बाहर में। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब जैसे ज्योमेट्री पढ़ाने का टेक्निक है, आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, अब जैसे कि पैरेललोग्राम हम चैप्टर के पढ़ रहे हैं, अब पैरेललोग्राम में एक तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बता दूं, दूसरी बात पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बताने के बाद पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होता है। तो हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ा है, तो पैरेललोग्राम का बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अब प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है।
अब बाइसेक्ट करता है उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन उसको बता सकते हैं। जब क्वेश्चन आप देखिए उसके दिमाग में आ जाए कि हाँ पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तब उसको स्टॉप करेंगे। फिर दूसरी बात उसको बताना शुरू करेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। फिगर के मेथड से आप उसको बता सकते हैं, देखो ये पैरेललोग्राम होगा तो इसका ये एंगल इक्वल होगा, इस टाइप से उसको बता सकते हैं। फिर अब सर्कल जा रहे हैं पढ़ाने हम लोग, सर्कल पढ़ाने में एक दूसरे जब भी पढ़ाने जा रहे हैं स्ट्रेटजी सब्जेक्ट स्ट्रेटजी जो है हर एक चैप्टर का अलग इसलिए होता है कि जैसे कि हम एक सर्कल पढ़ा रहे हैं तो सर्कल में एक थ्योरम दूसरे से रिलेट करना है, फिर उससे रिलेट तीसरे को करना है। हालांकि बुक में भी ऐसा ही दिया रहता है, लेकिन हम लोग का कुछ जो मेथड्स होता है उससे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। सीधे कितना फॉर्मूला पढ़े, 30 थ्योरम पढ़े, कितना क्वेश्चन किए, 120 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं रह पाता। एक दूसरे से रिलेट कर दे तो फिर वो याद नहीं कर सकता। मैंने तो ऐसा किया था, एक बार सीबीएसई बोर्ड का यहीं पर कुछ सर्वे करने के लिए आए थे कुछ अधिकारी लोग, और सारे बच्चे जो 10th क्लास के थे नीचे बैठे हुए थे। मैंने तो देखा कि एक बच्चे खड़ा हुए और मैथ्स के बारे में पूछा तो वो पूरा थ्योरम्स बता दिया, आधे घंटे में पूरा थ्योरम्स बताया। उसको लगा कि इतना नहीं कैसे बोल रहा, और तो थ्योरम्स स्टार्ट पूरा बता दिया, एक दूसरे से रिलेट करके बोल रहा था। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब जैसा कि हम लोग का इस कोरोना काल में, इस दौर में हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके लिए भी हम लोग को बहुत सारी बातें जानना पड़ेगा कि ऑनलाइन में हम लोग कैसे इफेक्टिव क्लास कर पाए। तो इसके भी जैसा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड करके 10 तरीके के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 10 टीचिंग स्ट्रेटजी है इसका। पहला, रिकॉर्ड योर लेक्चर, अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करें टू हेल्प मैक्सिमाइज ईयर बिकॉज यू कैन रिव्यू इट। आप उस ईयर को देख पाएंगे, मैक्सिमाइज कर पाएंगे, और फिर उसके बाद आप उसमें कुछ कंक्लूड करके फिर दूसरा वीडियो बना सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं। इसलिए अपने रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, उस जितने ईयर्स है उसको मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा ईयर को निकालना और उसके बाद उसको अच्छा करना, ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। Make sure to state objectives on the first part of the student will be able to know what to expect for the decision. डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, जैसे कि क्लास में, जैसे कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे हैं और कुछ बच्चे गलत कमेंट करते हैं, आप उस चीज में अगर, हाँ ये बात तो है कि जो बच्चे को जो पढ़ने की इच्छा नहीं, वो कमेंट करेगा, निकल चलेगा, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि जूम है, तो जूम में है तो उसमें क्या है, स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग में क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन दे दीजिए और उसके बाद वो कम्युनिकेट करेगा, एक दूसरे से डिस्कस करेगा, क्वेश्चन का आंसर निकालेगा। हो सकता है दोनों का आंसर अलग हो, दोनों आपस में, हाँ आंसर आप नहीं बताइए, क्योंकि जब भी आंसर बता देंगे तो डिपेंड हो जाएगा। जो नहीं भी करेगा, जी गुरुजी इतना आंसर मेरा भी आया है, वो भी कर देगा, लेकिन आंसर उसको खुद निकालने दीजिए और कंपैरिजन कीजिए कि सबका सिमिलर, सबका एक है कि नहीं, अलग है तो फिर से कहिए, फिर से जो अच्छा भी किया उसको भी कहिए, फिर से आप रीचेक करो, ऐसे किया जा सकता है। कीप शॉर्ट वीडियो, मतलब छोटा वीडियो बनाना है। छोटा वीडियो कहने का मतलब आपका वीडियो 10 से 15 मिनट का होना चाहिए, इसलिए कि उसको डाउनलोड करने में भी दिक्कत है। वीडियो को डाउनलोड करके बहुत सारे बच्चे, तो मैं वीडियो बना करके ऑनलाइन क्लास में भेजा करता था, तो 17 मिनट 20 मिनट का वीडियो भेजता था, कंप्रेस करके उसको भेज देता, लेकिन उसको डाउनलोड करने में समस्या आ जाती है, इसलिए उसको बच्चे देखते नहीं, उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए छोटा वीडियो बनाएं।
हाँ, आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत है तो एक दो वीडियो बना लीजिए, लेकिन वीडियो छोटा बनाइए। अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस। अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस। स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए अलाउ कीजिए, इसलिए कि प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं किया है, प्रैक्टिस डजंट मेक थिंग्स परफेक्ट बट इट मेक्स थिंग्स परमानेंट। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट की बात आती है तो उसको क्वेश्चन दीजिए, वो सॉल्व करेगा। फिर जैसे व्हाट्सएप पर हमने क्वेश्चन भेजे, कभी कभी ये भी स्थिति आती है कि व्हाट्सएप पर आपने क्वेश्चन भेजा और वो कर लिए और सभी को कहिए कि भेजने के लिए, तो अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 आपके, और उसका भी बोर्डर क्वेश्चन आप 50 दिए, आपने तो दे दिया कि 50 क्वेश्चन का लिस्ट है, तो बनाओ आप करो, लेकिन वो 50 क्वेश्चन कितने पेज में करके आपको देगा? 50 क्वेश्चन के लिए मिनिमम 10 पेज तो चाहिए, तो 10 पेज 50 स्टूडेंट आपके व्हाट्सएप पर भेजेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ये सब। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए भेजिए, फिर उसके बाद कहिए कि हाँ एक बार आप क्लास में आइए और उसके बाद एक टेस्ट ले लीजिए उसका, उसे पता चल जाएगा कि हाँ प्रैक्टिस कौन किया है कौन नहीं किया। इस टाइप से किया जा सकता है। फिर राइट द स्टेप्स ऑन योर स्लाइड्स। आप जो स्लाइड बना रहे हैं उसमें स्टेप्स क्लियर लिखिए। स्टेप्स क्लियर लिखने के बाद वो क्लियरली सारी बातों को स्टेप बाय समझ पाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन कर पाएगा उस टाइप से। गिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। उसके कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ऑनलाइन क्लास में आप कर सकते हैं कि आप एक कंफ्यूजन क्लास जिसमें डाउट क्लास को, जैसे कि हमने गुरुजी डाउट क्लास देते हैं, तो डाउट क्लास की व्यवस्था करने से आप उसका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी बातें हैं वो क्लियर करके वो पूछ सके। इससे आप कर सकते हैं। आप रिसोर्स का यूज कर सकते हैं इस टाइप का कि वो क्लिकेबल हो, मतलब कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम लोग भी ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो क्लिक करते हैं, आप क्लिक हो रहा है, कुछ और खुल जा रहा है, लिंक के नहीं ओपन होता है। तो इस टाइप से क्या करना है, हम लोग को स्टूडेंट को जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं टेस्ट के लिए, तो लिंक कैसा होना चाहिए, क्लिकेबल होना चाहिए, क्लिक करने पर वह खुल जाए और आपका काम हो सके। Provide integrative activities. Insert activity that will allow a student to actively. ऐसा एक्टिविटी इंसर्ट कीजिए, ऐसा एक्टिविटी सर्च करना है कि स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट है। स्टडी अपने घर पर भी करता है वो, तो वो अच्छे से कर पाए, क्योंकि आप तो घर पर उसको देखने नहीं जाते कि क्या कर रहा है। उसका मेन फोकस यही होता है उसका इंटरेस्ट जगाना। आप क्लासरूम में तो उसका इंटरेस्ट जगा सकते हैं, आप इधर उधर घूम के मारपीट करके भी आपके डर से भी वो पढ़ाई कर सकता है, लेकिन आप घर पर तो आप कभी कभार आप ऑनलाइन क्लास में भी वो वीडियो ऑफ कर दिया, वो क्या कर रहा है हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा एक्टिविटी करके आप बताएं कि वह ऐसा एक्टिविटी करके बताएं कि वह अपने घर पर भी सही से काम कर पाए। सो योर केयर फॉर योर स्टूडेंट्स, अपना केयर स्टूडेंट को दिखाना। शो योर केयर फॉर योर स्टूडेंट्स, अपना केयर स्टूडेंट को दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए केयरफुल हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप। जब उसको यह महसूस हो जाए कि नहीं गुरुजी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो मेरी जवाबदेही रखते हैं, तो अच्छा करेगा। उसको 2-4 क्वेश्चन दिया जा सकता है, 2-4 क्वेश्चन दे करके ऑनलाइन क्लास में, जैसे लास्ट है ऑनलाइन क्लास में आप कोई 2-3 क्वेश्चन दे करके आप एक दूसरे एकदम खामोशी बना हुआ है, तो ऑनलाइन क्लास में आप 1-2 क्वेश्चन दे करके और एक दूसरे से डिस्कस करेगा, समझेगा, इस टाइप से
स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल द बेस्ट।